नमस्कार सभी को, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में आप सभी का। अब जैसा कि आपका 10th क्लास का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है और सभी ने अभी तक अपनी स्ट्रीम को चूज कर लिया होगा अपनी करियर के डायरेक्शन को देखते हुए। अब करियर के डायरेक्शन को देखते हुए जिन बच्चों ने ह्यूमैनिटीज या कॉमर्स जैसी स्ट्रीम को चूज करा है, उसके लिए मैं इस चैनल पर आपके लिए इकोनॉमिक सब्जेक्ट को पढ़ाने जा रहा हूं। मैं सिर्फ ये सब्जेक्ट आपको पढ़ाऊंगा ही नहीं, आपको इस सब्जेक्ट को सिखाऊंगा और ये मैं वादा करता हूं आपसे कि आपको ये सब्जेक्ट आपका पसंदीदा तो रहेगा, साथ ही साथ इस सब्जेक्ट के आप डोमिनेटर होंगे। अब 11th क्लास का सब्जेक्ट का डोमिनेटर बनने के लिए सबसे पहले हमें अपने कोर्स प्लान के बारे में जानना है कि हमारा 11th क्लास का कोर्स क्या है और हमें किस प्लान से इस चैप्टर को, हम कोर्स को और अपने चैप्टर प्लान को करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस सब्जेक्ट को ही एक मेन पूछता हूं आपका। अब इकोनॉमिक्स का जो मीनिंग है वो क्या है एक्चुअल में? अगर मैं सीधे सीधे बोलूं, किसी जनरली अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स, तो बच्चा कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी को, दोनों वर्ड को इंटीग्रेटेड कर देता है या सीधे सीधे उसके माइंड में हिट आता है कि ये वर्ड है वो मनी से इंटीग्रेटेड है। तो कहीं ना कहीं ये बात सही भी है, पर इसको एक जनरल टर्म्स में तो आपने ये बता दिया। अब हम इसे क्लियर करेंगे कि इकोनॉमिक्स एक्चुअल में है क्या। ठीक है, तो कोर्स को समझने के लिए सबसे पहले आज की जो क्लास होने वाली है वो हमारे कोर्स को, हमारा कोर्स किस पैटर्न में रहने वाला है, हम किस चैप्टर प्लान कैसे चलेंगे, हमारा यूनिट प्लान क्या रहने वाला है, वो मैं इसको आज की क्लास में आपको क्लियर करूंगा। तो सबसे पहले हम इस बुक का समझते हैं। सब्जेक्ट क्या है हमारे पास? इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस which studies human behavior as a relationship between scar means which have ऑल्टरनेटिव यूजेस। ठीक है, अब हमारे पास ये प्रॉपर एक डेफिनेशन है, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस व्हिच स्टडी ह्यूमन बिहेवियर। अब जैसा कि मैंने आपको बोला, मैं इकोनॉमिक्स आपको पढ़ाऊंगा नहीं, सिखाऊंगा। तो अब ये सिखाने के ऑब्जेक्ट से हम इस टॉपिक को उठाते हैं। हमारे पास मैंने क्या बोला? इकोनॉमिक्स इज अ साइंस। अब आपको पता है मेनली जो ये सब्जेक्ट है वो कॉमर्स या आर्ट्स का है, और सब्जेक्ट किसका बन गया? ये इकोनॉमिक्स है, साइंस। अब यहाँ साइंस के अगर मैं बारे में बात करता हूँ तो साइंस का मतलब ये नहीं है कि हम यहाँ फ्लोरा या फाउना यानी कि एनिमल्स या प्लांट्स के बारे में स्टडी करेंगे, या इलेक्ट्रिसिटी बनाना सीखेंगे, या हम फोर्स का फॉर्मूला सीखेंगे, या मैं बोलूँ किसी भी केमिकल कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। हमें इसमें ऐसा कुछ नहीं पढ़ना। हमें पढ़ना है कि इकोनॉमिक्स क्या है। तो इकोनॉमिक्स को अगर जनरली बताऊं तो इकोनॉमिक्स इज अ साइंस। तो हमारा पॉइंट है बेटा, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, इकोनॉमिक्स क्या हमारे पास? साइंस। अब साइंस किस तरह की है जिसमें हम स्टडी किसकी करेंगे? ह्यूमन बिहेवियर। हम डेफिनेशन सबसे पहले इधर क्लियर ही करेंगे, बाकी आगे की जो डेफिनेशन होगी हम आगे टॉपिक में क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर। अब ह्यूमन बिहेवियर के बारे में अगर मैं डिस्कस करता हूं तो समझिए, तो इसको समझने के लिए हम एग्जांपल समझते हैं। देखिए, मान लीजिए मेरे पास ये मार्कर है। अब मार्कर को अगर मैं बात करता हूँ, यही मार्कर सेम आपको दो जगह सेल हो रहा है, एक जगह शॉपकीपर के पास और एक जगह मिल रहा है रेडी के पास। मैंने बोला ये 90% आइडेंटिकल है। अब मैंने 90% क्यों बोला? क्योंकि आइडेंटिकल, इसमें सारी चीज सेम है, बस आपको फर्क किसका मिल रहा है? प्राइस का। अब मैंने बोला शॉपकीपर के पास यही सेम मार्कर 20 रुपए का मिल रहा है, वहीं एक रेडी वाले के पास 18 का। तो हमारी जो कंज्यूमर टेंडेंसी होती है वो ज्यादातर ये होती है, हमारे पास किसको देखकर बात करेंगे? हम प्राइस को। बाकी मैंने बोला कि अदर थिंग्स आपको अलग रख दो, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। मतलब आपको प्राइस या इनकम के बारे में बात नहीं करनी, आप सिर्फ किसके बारे में बात कर रहे हैं? प्राइस के बारे में। तो आपके पास क्या है? हमारे पास एक जगह 20 रुपए का मार्कर बिक रहा है, एक 18 का। तो जनरली क्या हुआ? कंज्यूमर किसे खरीदेगा? 18 वाले को, क्योंकि उधर वहां पर क्या देना पड़ रहा है? उसे कम प्राइस देना पड़ रहा है, पर मोर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन उसे मिल रही है। तो ऐसे केस में हमारे पास क्या होगा कि हमें यहाँ ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी कम पे करने के बाद, तो वहीं हम उस गुड्स को परचेज कर लेते। तो ये क्या कहते हैं हमारे पास? ह्यूमन बिहेवियर। तो इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच स्टडीज
ह्यूमन बिहेवियर, क्योंकि हमारे ह्यूमन बिहेवियर ने क्या करा कि कम प्राइस पे हमें ज्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रही है, तो यही हमारा क्या होगा, इकोनॉमिक्स होगा। आगे की डेफिनेशन मैं आगे क्लियर करूंगा। तो सबसे पहले हमें कोर्स को समझने के लिए इकोनॉमिक्स है। अब इकोनॉमिक्स को मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो एंड मैक्रो। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको, आपके जो सिलेबस में रहने वाला है 11th क्लास में, वो रहने वाली है माइक्रो, और 12th क्लास के अंदर है हमारे पास मैक्रो। पर माइक्रो और मैक्रो अब ऐसा नहीं है कि हम इन वर्ड्स को नहीं पढ़ना, हमें इनके बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए कि माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंस क्या है। पर जनरली मैं आपको इधर डिफरेंस नहीं बताने वाला कि पूरा प्रॉपरली आपको 3 to 4 मार्क्स में कि कैसे बताया जाएगा। मैं जनरली आपको एक इसका मीनिंग समझाना चाहता हूं। अब समझते हैं माइक्रो एंड मैक्रो। अगर आप देखते हैं इन दोनों के बीच में, मैं स्पेलिंग को उठाता हूं। अब आपको क्या दिख रहा है स्पेलिंग में, क्या दिया, आई है, और यहां पर आपको क्या दिख रहा है, ए। इस आई का मतलब होता है इंडिविजुअल, इंडिविजुअल, और ए का मतलब होता है हमारे पास एग्रीगेट। अब जो भी हमारे पास है इंडिविजुअल स्टडी करता है, और ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम की जो स्टडी करेगा वो एग्रीगेट या एज अ होल इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे। ये एंटायर इकोनॉमी की स्टडी करेगा और ये इंडिविजुअल करेगा। अगर मैं जनरल टर्म में बात करूं तो आपको यहां पर सिर्फ अपने बारे में सोचना है, और यहां पर आपको पूरी एंटायर इकोनॉमी के बारे में सोचना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए एक जनरली अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हम इसे गेम थ्योरी से समझेंगे। किससे समझेंगे, गेम थ्योरी से। अब गेम थ्योरी जो हमारे पास है वो है प्रिजनर डिलेमा। क्या है, प्रिजनर डिलेमा। अब समझते हैं हमारे पास, फॉर एग्जांपल हमारे पास दो चोर हैं, ए और बी, किसी बैंक को लूटते हैं। अब यहां पर कन्फेस और नॉन कन्फेस की बात करते हैं। मैंने दो कैरेक्टर लिखे, ए एंड बी। ए और बी दोनों को चोरी करते हुए यहां अरेस्ट किया जाता है। अब यहां पर क्या है, कन्फेस है। अब सजा की बारी आती है कि सजा कैसे दी जाए। तो सजा के लिए आपके पास मैं चार्ट डील करूंगा। अब जरा समझिए, हमारे पास दो चोर थे ए और बी। अगर हमारे पास डील के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर अब इसको क्या करना है, हमें किसके बारे में सोचना है, इंडिविजुअल डील करते हैं। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमारे पास ए पर्सन को ये डील की जाती है। अगर ए एग्री कर लेता है, मैंने बोला ए अगर कन्फेस कर लेता है तो ए को फ्री कर दिया जाएगा। अगर ए कन्फेस कर लेगा तो ए को फ्री कर दिया जाएगा। अब मैं कन्फेस के लिए सीधे सीधे राइट का निशान लगा देता हूं। अगर ए ने कन्फेस कर लिया तो इसे फ्री कर दिया जाएगा। अगर बी ने कन्फेस नहीं करा तो इसे 10 साल की जेल की सजा, पहली कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन के बारे में बात करते हैं। सेकंड कंडीशन हमारे पास ये है, अगर दोनों ने कन्फेस कर लिया तो इन्हें सजा मिलेगी 1-1 साल की। तीसरी कंडीशन, अगर दोनों ही कन्फेस नहीं करते हैं तो इन्हें सजा मिलेगी 2-2 साल की। अब चौथा केस हमारे पास क्या बनता है कि अगर बी ने कन्फेस कर लिया तो बी फ्री हो जाएगा, और ए ने कन्फेस नहीं करा, नहीं कबूला, तो इसे 10 साल की जेल हो जाएगी। अब जरा समझिए, अगर मैं इंडिविजुअल दो फ्रेंड्स की बात कर रहा हूं और आप स्टूडेंट है, आपको मैंने बोला कि आपका बेस्ट फ्रेंड के साथ ही आपके पास ये सिचुएशन आ जाती है, तो जनरली बच्चा क्या चूज करता है कि आपको क्या दिखेगा, सीधे सीधे कि ये भी दोस्त मान ले, ये भी, क्योंकि सबसे कम उम्र किसकी दिख रही है आपको, सबसे ज्यादा जो सजा है या पनिशमेंट है वो आपको कितनी दिख रही है, 1 ईयर। तो सीधे सीधे दो दोस्त है वो केस को डील करते हैं। ज्यादातर क्लास के अंदर मुझे यही ऑप्शन सुनने को मिलता है, मैं दो दोस्त के ऑप्शन के बीच में रख देता हूं। उन्हें ये सिचुएशन नहीं दिख रही है फ्री वाली, उन्हें सिचुएशन क्या दिखती है कि बी वाला ऑप्शन, कि इसको हाँ एग्री कन्फेस कर लेंगे और ये भी कन्फेस कर लेंगे। तो ऐसे सिचुएशन में क्या कर रहे हो आप, दूसरे के बारे में सोच रहे हो, जबकि हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स में दूसरे पर्सन का, अपने साथ वाले कंप्यूटर का गला काटना है, यानी कि नेक कट कॉम्पिटिशन होता है। तो इससे के लिए हमारे पास या तो, अगर ए के कंसर्न से बात करूं तो ए कौन से कंसर्न को अपनाएगा, क्योंकि अपने बारे में सोचना है तो ये फ्री होना चाहेगा, और बी क्या होगा, 10 साल के लिए जेल के अंदर। अगर बी ने कन्फेस कर लिया तो 1 साल। या तो आप फोर्थ वाला, अगर आप ए के कंसर्न से सोचते हो तो फर्स्ट वाला, अगर बी के कंसर्न से तो ये। पर सेकंड और थर्ड नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि हमें क्या करना है, इस कंपटीशन में हमारे साथ ये डील करनी है कि हमें अपने बारे में सोचना है, देश के बारे में नहीं सोचना है, किसी अदर पर्सन के बारे में नहीं सोचना। इसमें इसके लिए हम क्या स्टडी करते हैं, इंडिविजुअल। वहीं हमारे पास अगर मैं एग्रीगेट की बात करता हूं तो एग्रीगेट
जो हमारे पास है मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें एज अ होल इकोनॉमी के एंटायर इकोनॉमी के बारे में स्टडी करते हैं। तो यहाँ इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक छोटा सा पैटर्न समझते हैं। लेबर इंटेंसिव टेक्निक है और दूसरी जगह हमारे पास कैपिटल इंटेंसिव। यहाँ पर लेबर मोर देन मशीन, ऐसा नहीं होता कि यहाँ पर कि मशीन के बिना लेबर चल जाए, लेबर के बिना मशीन। मेरे लिए एक मशीनरी का काम कर रहा है, मार्कर, ये सारी चीजें मशीनरी का काम कर रही है। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर लेबर मोर देन मशीन, इसलिए लेबर इंटेंसिव टेक्निक। और यहाँ पर जहां मशीनें ज्यादा होती है, लेबर कम होते हैं, उसे कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक कहते हैं। अगर मैं पूरी एक एंटायर इकोनॉमी के स्टडी के कंसर्न से बात करूं, तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक इंडिया को अडॉप्ट करनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं देश के भले के लिए सोच रहा हूं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारी इकोनॉमी के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है। तो इस कंसर्न में मैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक का अपनाऊंगा। अगर वहीं यूएसए के कंसर्न से बात करूं तो कैपिटल इंटेंसिव। तो यहाँ पर हमने किसके बारे में बात करी, हमने उस इकोनॉमी के बारे में बात करी जहां पर हम रहते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, इंडिया। तो मुझे क्या करना, पूरी एंटायर इकोनॉमी के बारे में मैंने बात करी। और यहाँ पर हम डील क्या कर रहे थे, इंडिविजुअल, और यहाँ पर कर रहे थे हम एग्रीगेट। तो इसलिए माइक्रो मैक्रो का ये डिफरेंस है, क्लियर। अब माइक्रो और मैक्रो के डिफरेंस के समझने के बाद अब हम समझते हैं कि हमारे 11th क्लास का कोर्स क्या है और हमें किस पैटर्न में पढ़ना है। तो 11th क्लास के अंदर आपके पास दो बुक्स हैं, माइक्रो, जिसमें माइक्रो मैक्रो में डिफरेंस बताया, और मैंने जैसे पहले की बताया आपको कि जो मैक्रो बुक्स है वो हम 12th में पढ़ेंगे, पर हमें दोनों के बीच में क्लासिफिकेशन डिफरेंस पता होना चाहिए। माइक्रो के बाद हमारी दूसरी बुक्स होने वाली है स्टैट्स यानी कि स्टैटिक्स, ठीक है। दोनों की वेटेज 40 मार्क्स एंड 40 मार्क्स। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि माइक्रो के अंदर हम चैप्टर वाइज ना चलकर हम इसे यूनिट वाइज कंप्लीट करेंगे। अब हमारे पास अगर हम बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, माइक्रो इकोनॉमिक्स जिसमें हमारी यूनिट नंबर फर्स्ट इंट्रोडक्शन होने वाली है, एंड यूनिट नंबर सेकंड जिसमें हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड को समझेंगे। यूनिट नंबर थर्ड हमारे पास रहने वाला है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम एंड सप्लाई, और लास्ट यूनिट होने वाली है हमारे पास मार्केट। देखिए, जैसे मैंने बताया आपको, ये चैप्टर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को चैप्टर वाइज ना करके यूनिट वाइज करेंगे। तो पहली यूनिट हमारे होने वाली है इंट्रोडक्शन, सेकेंड यूनिट हमारी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड। इसमें हमारे पास दो चैप्टर कंसिस्ट करते हैं, देन डिमांड एक अलग पोर्शन हो गया। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम के अंदर हम प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम एंड सप्लाई, प्रोडक्शन पढ़ेंगे, कॉस्ट पढ़ेंगे, रेवेन्यू पढ़ेंगे, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे एंड सप्लाई पढ़ेंगे। लास्ट पॉइंट जो हमारा रहेगा, लास्ट यूनिट, वो है मार्केट की। अब जरा समझते हैं, हमारे साथ जो माइक्रो का पूरा सिलेबस है वो है हमारे पास 4 यूनिट का। अब जैसा कि मैंने बताया आपको, चैप्टर वाइज ना करके हम यूनिट वाइज करेंगे। तो आज से हमारी पहली क्लास में, आज से हमारी यानी कि यूनिट नंबर 1 यानी कि इंट्रोडक्शन स्टार्ट हो रहा है। अब इंट्रोडक्शन का जो पैटर्न है, हमारा यूनिट पैटर्न किस तरह का रहेगा उसे समझते हैं। तो हमारे पास है इंट्रोडक्शन, फर्स्ट यूनिट है हमारे पास इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम टॉपिक करेंगे कंप्लीट इकोनॉमिक प्रॉब्लम, सेंट्रल प्रॉब्लम्स, टीपीसी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इकोनॉमी एंड इसके वेरियस टाइप्स, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। लास्ट हमारे पास रहने वाला है जिसे हमने क्लियर कर लिया था। अब इसके डिफरेंस में हम पढ़ेंगे माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो हमारे ये टॉपिक रहने वाले हैं फर्स्ट यूनिट के अंदर।
सेंटर प्रॉब्लम, पहले इकोनॉमिक प्रॉब्लम, फिर सेंटर प्रॉब्लम, फिर पीपीसी, फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, फिर इकोनॉमी के वेरियस टाइप्स एंड इकोनॉमी के बारे में, फिर पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, फिर हमारे पास अब हम यूनिट स्टार्ट करते हैं जिसमें हमारा पहला टॉपिक होने वाला है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ठीक है, फिर जैसा कि मैंने आपके लिए बोला था कि हमने अभी आधी डेफिनेशन कंप्लीट करी है जिसमें हमने इकोनॉमिक्स इज अ साइंस व्हिच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर पढ़ा। अब इसी टॉपिक के साथ मैं इसकी पूरी डेफिनेशन को कंप्लीट करूंगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, अब इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स को हम जो कहते हैं इसका दूसरा ऑल्टरनेटिव नेम होता है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, ये इसका ऑल्टरनेटिव नेम है। अब हमारे पास पॉइंट निकल कर आते हैं, अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती क्या है। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम को समझते हैं पहले। पहले हमारे पास वांट्स आर अनलिमिटेड, सेकंड रिसोर्सेस आर लिमिटेड, लास्ट वन है रिसोर्सेस हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। ठीक है, अब हमारे पास इकोनॉमिक प्रॉब्लम, तीन मेजर इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है, वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्स आर लिमिटेड और रिसोर्सेस हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। तो सबसे पहले समझते हैं, अब एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, हमारी वांट्स क्या होती है, अनलिमिटेड है। अब अनलिमिटेड क्या है, हम वांट्स कुछ भी कर सकते हैं, हमारी इच्छाओं पे हमारा कंट्रोल नहीं है। मैं सीधे सीधे बोलूं तो हमारा एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि हम मुझे दीपिका पादुकोण के साथ डिनर करना है, तो वांट्स क्या हमारी अनलिमिटेड है। अब अनलिमिटेड है, हमारी वांट्स कुछ भी हो सकती है, पर हमारे पास वांट्स तो हमारी अनलिमिटेड है, पर हमारे पास इसको एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम कौन बनाते हैं, हमारे रिसोर्सेस। अब रिसोर्सेस कैसे एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम बनाएंगे, तो सबसे पहले आता है हमारे पास रिसोर्सेस आर लिमिटेड। अब लिमिटेड से पहले एक वर्ड को हम क्लियर करते हैं, स्कैर्सिटी। अब स्कैर्सिटी को हम बोलते हैं या स्कार्सिटी, इसमें हमारे पास स्कार्सिटी ये कहलाता है कि हमारे पास जब नंबर ऑफ यूजर ज्यादा हो और हमारे पास सप्लायर के हो कम, तो ऐसी कंडीशन बनाती है स्कार्सिटी। अब इस वर्ड्स को क्लेरिफाई करते हैं। मान लीजिए एक पानी की बोतल है, अगर मैं इसमें एक छेद कर दूं तो पानी तेजी से धीरे धीरे फ्लो करेगा। अगर मैं कई छेद कर दूं यानी कि नंबर ऑफ यूजर बढ़ जाए तो क्या होगा, हमारे यहाँ जो सप्लायर है तो वो तो कम है, इससे क्या होगा, जब डिमांड बढ़ गई तो ये क्या होगा, हमारे पास किस तरह की कंडीशन बना देंगे, स्कैर्सिटी की। और यही हमारे रिसोर्सेज क्या होते हैं, लिमिटेड। अब रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड कैसे, स्कैर्सिटी का पॉइंट क्लियर करने के बाद अब लिमिटेड वर्ड पर आते हैं। लिमिटेड इसलिए है, जैसे आपने देखा होगा हमारे यहाँ पहले जो फर्नीचर होता था लकड़ी का होता था, वुड का होता था। अब इसके बाद जो फर्नीचर है, फर्नीचर की सब्स्टिट्यूट्स कौन सा आ गया, क्योंकि हम डिफॉरेस्टेशन ज्यादा हो रहा था तो इसका एक अलग सब्स्टिट्यूट्स लेकर आए, प्लास्टिक। इसके अलावा एक और एग्जांपल से समझते हैं इसको। पहले प्रॉपर डीलर यूज करते थे प्लॉटी प्लॉट, अब यूज क्या करने लगे, फ्लैटी फ्लैट, क्योंकि हमारे पास हमारे पास जो परसेंटेज है वर्ल्ड की लैंड का परसेंटेज वो 2.45% है। तो इसलिए हमारे जो प्रॉपर्टी डीलर है पहले प्लॉटी प्लॉट यूज करते थे, अब फ्लैटी फ्लैट यूज करने लगे। तो इसका मतलब होता है रिसोर्सेस आर लिमिटेड। अब थर्ड हमारी जो प्रॉब्लम है, रिसोर्सेस हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। अब मान लीजिए हमारे पास एक लैंड फिक्स्ड है, अब मेरे पास ये पूरा एरिया है, अब इस एरिया के अंदर मेरे पास मल्टीपल ऑप्शन होंगे, उसी को हम कहते हैं ऑल्टरनेटिव यूजेस। अब मल्टीपल ऑप्शन का मतलब ये है, या मैं इधर फैक्ट्री बनाऊं या घर बनाऊं, या प्लस मैं कह सकता हूं कि मेरे पास क्या है, मुझे फार्मिंग करनी। अब आपके लिए जो हर किसी पर्सन का एक अलग कंसर्न होगा, किसी के लिए कुछ भी हो सकता है, किसी के लिए फैक्ट्री हो सकती है इंपॉर्टेंट, किसी के लिए हो सकता है कि हाउस हो, किसी के लिए क्या फार्मिंग हो। तो आप किसी भी चीज को अपनाएंगे वही हमारे पास क्या होगा, ऑल्टरनेटिव, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है, हम सारी चीजों को प्रोड्यूस नहीं कर सकते या हर सारी चीजों को नहीं कर सकते। तो हमारे पास जो ऑल्टरनेटिव यूजेस है उसमें से जो आपका सबसे किफायतीपूर्ण प्रयोग करोगे वही हमारा क्या होगा, इकोनॉमिक प्रॉब्लम बना देता है। तो हमारे पास इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, पहला वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेस आर लिमिटेड और रिसोर्सेस हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। क्योंकि ये किसकी वजह से बना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि रिसोर्सेस हमारे लिमिट। अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम के कंप्लीट होने के बाद अब हमारी जो डेफिनेशन अधूरे रह गई थी उसको पूरा क्लियर करते हैं। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर। मैंने बोला था इसमें स्टडी किसकी करते हैं, ह्यूमन बिहेवियर की। अब अभी तक हमने यहाँ तक डेफिनेशन कंप्लीट करी थी, अब पूरी डेफिनेशन करते हैं। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर
एज अ रिलेशनशिप, रिलेशनशिप किसके बीच में बता रहे, इसका जो लिमिटेड रिसोर्सेज है, जिसका मीन्स क्या होता है, विच हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस, हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो तो लिमिटेड है और इसी वजह से हमारे पास क्या ऑल्टरनेटिव यूजेस, जिस इसी को हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, कि हमें रिसोर्सेज को इस तरीके से यूटिलाइज करना है कि हमें ज्यादा वांट सेटिस्फेक्शन मिले। तो हमारे पास क्या होगा, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस व्हिच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन स्कार मींस व्हिच हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। तो हमारी डेफिनेशन क्लियर करने के बाद अब हमारा पहला टॉपिक पूरा कंप्लीटली होता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब हमारा जो सेकेंडरी पॉइंट है या सेकंड टॉपिक है हमारे पास है सेंटर प्रॉब्लम। तो समझते हैं पहले हमारे पास, अब इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट नोट, कि हमारे पास अब क्वेश्चन आता है कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स अराइजेस ड्यू टू इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। अब जो सेंट्रल प्रॉब्लम है वो अराइजेस किसकी वजह से होती है, सबसे मेजर रीजन क्या है आपके पास, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाई डज सेंट्रल प्रॉब्लम अराइज, तो जरा समझिए, आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया गया, व्हाई डज सेंट्रल प्रॉब्लम अराइज, तो आपके पास ऑप्शन दिया होगा, वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेस आर लिमिटेड, रिसोर्सेस हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस, और लास्ट पॉइंट है ऑल ऑफ द अबव। तो आप क्या सीधे कर देंगे आपके पास, क्योंकि तीनों के तीनों हमारी मेजर सेंटर प्रॉब्लम होती है, ऑप्शन क्या होगा, डी, जिसमें ऑल ऑफ द अबव होगा। अब हम इस पॉइंट को पूरा क्लियरली समझेंगे कि सेंटर प्रॉब्लम होती क्या है। तो इससे पहले समझने के लिए पहले हम समझते हैं कि हमारा क्या पॉइंट होने वाला है। देखिए, अगर मैं आपको ये बोला जाए कि आपके पास कंडीशन ये आती है निकल कर कि आपको मैंने बोला कि आपके फादर ने आपको 2 लाख रुपए दिए, अब 2 लाख रुपए दिए गए हैं, तो 2 लाख रुपए में आपको एक फैक्ट्री खोलनी है। अब अगर आप फैक्ट्री खोलते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आएगी, तो यहाँ पर मोस्टली बच्चे कहते हैं लैंड की, लैंड हमारी मेजर प्रॉब्लम मान सकते हैं, बट बेसिकली आपको ये देखना है कि आपको फैक्ट्री किस चीज की खोलनी है। तो हमारी पहली प्रॉब्लम लैंड की नहीं है, लैंड हम डिसाइड करते हैं अपने काम के अकॉर्डिंग, आपका वर्क क्या है, आप फैक्ट्री किस चीज की लगाना चाहते हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या रहती है हमारे पास कि हमें किस चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो पहली सेंट्रल प्रॉब्लम बनती है हमारी वर्क टू प्रोड्यूस। अब हमारे पास, अब हमें पता है कि हमारी प्रॉब्लम मेरी सॉल्व हो गई कि हमारे किस चीज का प्रोडक्शन करना है, प्रोडक्शन हमने चूज कर लिया, उसी के अकॉर्डिंग हमने लैंड भी कर लिया। अब लैंड करने के बाद हमारी दूसरी प्रॉब्लम आएगी कि हमें मशीनरी की ज्यादा जरूरत है लेबर की। तो ये सेकंड जो सेंटर प्रॉब्लम होती है उसे बोलते हैं हाउ टू प्रोड्यूस, कि कैसे प्रोडक्शन करें, लेबर से या कैपिटल का ज्यादा यूटिलाइज होगा, होगी दोनों चीजें अवेलेबल, पर आपके पास किसकी ज्यादा यूनिट की जरूरत है उसे हम बोलेंगे हाउ टू प्रोड्यूस। तो पहली प्रॉब्लम व्हाट टू प्रोड्यूस, फोर हाउ टू प्रोड्यूस। अब तीसरा हमें देखना है जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं वो कौन सा सेक्शन ज्यादा परचेज कर रहा है, तो इसीलिए हम इसे बोलते हैं थर्ड सेंटर प्रॉब्लम फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो हमारी 3 सेंटर प्रॉब्लम निकल कर आती हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर होम टू प्रोड्यूस। अब हमने क्या पढ़ा है, सेंटर प्रॉब्लम arises due to economic problems, किसकी वजह से अराइज हुई है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की वजह से। कौन सी प्रॉब्लम, सेंटर प्रॉब्लम्स। अब समझते हैं हमारे पास, तो हमने 3 मेजर प्रॉब्लम्स को बात करी, हमारे पास जो सेंटर प्रॉब्लम्स होती हैं। अब सेंटर प्रॉब्लम का एक और अल्टरनेटिव नेम होता है प्रॉब्लम ऑफ रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। अब जरा ध्यान से समझते हैं, हमारी 3 सेंटर प्रॉब्लम थी। व्हाट टू प्रोड्यूस, सेकंड हाउ टू प्रोड्यूस, लास्ट वन है हमारे पास फॉर होम टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। अब हमारे पास 3 सेंटर प्रॉब्लम्स होती हैं जिसका मैंने आपको स्पेसिफिक रीजन बता दिया। अब हम इसे एक्सप्लेन करते हैं, जरा समझिए हमारे पास कैसे आता है व्हाट टू प्रोड्यूस, ठीक है। तो ध्यान, अब हम पहली फर्स्ट सेंटर प्रॉब्लम समझते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं इसे, व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस। अब जरा समझते हैं कि ये इकोनॉमी की फर्स्ट सेंटर प्रॉब्लम होती है। अब एवरी इकोनॉमी हैज अ लिमिटेड रिसोर्सेज। अब आपको पता है हर इकोनॉमी के पास रिसोर्सेज क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। अब वो जिस गुड्स का प्रोडक्शन करना चाहता है उस गुड्स का प्रोडक्शन नहीं करता।
तो यहां पर क्या होता है, उसके पास दो गुड्स के ऑप्शन आते हैं, एक कंज्यूमर गुड्स, एक आता है हमारे पास कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। अगर मैं कंज्यूमर गुड्स के बारे में डिफाइन करूं तो कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक कंज्यूमर अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए डायरेक्ट कंज्यूम करता है, यानी कि प्रत्यक्ष तौर पर क्या करता है, उसको अपनी संतुष्टि को प्राप्त करने के लिए उनका उपभोग करता है, उसे बोलते हैं हम कंज्यूमर गुड्स। और कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो प्रोडक्शन एक्टिविटी में हमारा क्या करते हैं, कंट्रीब्यूशन देते हैं। अब ध्यान से समझिए, पर यहां पर है ना इनके मीनिंग थोड़े बदलते हैं। हमारे पास कंज्यूमर गुड्स जो सीधे सीधे मैं कहूं जो सिंगल टाइम यूज हो रहे हैं, यानी कि मैं बोल सकता हूं ऐसे नॉन ड्यूरेबल गुड्स जो लॉन्ग टर्म तक नहीं चलते। ये क्या होते हैं हमारे पास शॉर्ट टर्म में, ये सिंगल टाइम यूज होते हैं। क्या होंगे हमारे पास, सिंगल टाइम। अब सिंगल टाइम में हमारे पास ऐसे गुड्स को लेकर चलते हैं जैसे हमारे पास घर के आटा, चीनी, नमक, ये सारे के सारे हमारे पास क्या आते हैं, कंज्यूमर गुड्स। और कैपिटल गुड्स वो होंगे जो हमारे पास लॉन्ग टर्म तक चलते हैं, एसी या रेफ्रिजरेटर या फ्रिज हम कह सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ एसी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, तो हमारे पास ये ऑप्शन आते हैं रेफ्रिजरेटर, ठीक है। तो हमारे पास हो गए कैपिटल गुड्स। अब जरा ध्यान से समझते हैं हमारे पास वर्ड टू प्रोड्यूस में। अब मैंने बताया कि इकोनॉमी की फर्स्ट सेंटर प्रॉब्लम है, इकोनॉमी के अंदर क्या होते हैं, रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, वो दोनों गुड्स का प्रोडक्शन नहीं कर सकता। एक कॉन्सेप्ट हमारा होने वाला है पीपीसी का। तो ध्यान से समझते हैं, हमारे पास दो गुड्स के ऑप्शन है, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। जब हम एक को प्रोड्यूस करते हैं तो दूसरे को हमें क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि कंज्यूम जो प्रोड्यूसर है वो दोनों गुड्स का प्रोडक्शन नहीं कर सकता। इसके लिए अब अगर मैं जनरली आपसे पूछूं कि आप किस चीज का प्रोडक्शन करेंगे, तो बच्चे बोलेंगे कंज्यूमर गुड्स का, क्योंकि इसकी मार्केट डिमांड क्या है, ज्यादा। तो यही आपका गाइडिंग प्रिंसिपल पॉइंट होता है। अब ऐसा नहीं है कि कंज्यूमर के लिए अगर मैंने बात कर दी तो कोई कैपिटल का प्रोडक्शन नहीं करेगा, वो अपनी मार्केट का एनालाइज करता है। तो इसका अगर मैं प्रिंसिपल गाइडिंग पॉइंट बोलूं तो यहां पर आकर निकलता है हमारे पास, जिसकी मार्केट डिमांड ज्यादा होगी प्रोड्यूसर उसी गुड्स का प्रोडक्शन करेगा। अब इस पॉइंट को जरा ध्यान से समझते हैं, दोबारा रिपीट करते हैं इसको। ये वर्ड टू प्रोड्यूस इकोनॉमी की फर्स्ट सेंटर प्रॉब्लम है। एवरी इकोनॉमी हैज अ लिमिटेड रिसोर्सेज। आपको पता है हर इकोनॉमी के पास रिसोर्सेज क्या लिमिटेड है, वो जिस गुड्स का प्रोडक्शन करना चाहता है उस गुड्स का प्रोडक्शन नहीं कर सकता। अगर हमारे पास कंज्यूमर गुड्स है और कैपिटल गुड्स है, आपको कहीं ना कहीं एक के साथ सैक्रिफाई करना पड़ेगा। अगर कंज्यूमर को बढ़ाओगे तो आपको कैपिटल को कम करना पड़ेगा, कैपिटल को बढ़ाओगे तो कंज्यूमर को कम करना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या होता है, निकल कर ये आता है, जिसकी आपकी मार्केट के एनालाइज में जिसकी मार्केट डिमांड ज्यादा होगी आप उसी चीज का प्रोडक्शन करोगे। हमें किसी को प्रिविलेज नहीं देनी है, प्रेफरेंस नहीं देनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लकड़ी के खड़ाऊ बनाऊं जो हनुमान जी पहनते थे, लकड़ी के जो स्लीपर्स होते हैं, हम नॉर्मली उन लैंग्वेज में बोल सकते हैं हम बूट स्लीपर्स, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, पहले क्या होता था, अगर मैं नॉर्मल स्लीपर की जगह अगर लकड़ी के स्लीपर बनाने लग जाऊं तो उसकी तो मार्केट डिमांड है ही नहीं। तो यहां पर क्या होगा, उसकी मार्केट डिमांड नहीं है, इसलिए उसका प्रोडक्शन नहीं किया जाएगा। प्रोड्यूसर उस गुड्स को ही प्रोड्यूस करेगा जिसकी मार्केट डिमांड क्या होगी, ज्यादा होगी। यही हमारा गाइडिंग प्रिंसिपल। अब फर्स्ट सेंटर प्रॉब्लम के बाद हमारी जो सेकंड सेंटर प्रॉब्लम अराइज होती है वो होती है हाउ टू प्रोड्यूस। अब हाउ टू प्रोड्यूस ये इकोनॉमी की सेकंड सेंटर प्रॉब्लम होती है। जो ये प्रॉब्लम है ये सिलेक्शन ऑफ टेक्निक की बात होती है। यहां पर हम किसकी बात करेंगे, सिलेक्शन ऑफ टेक्निक। अब हमारे पास सिलेक्शन के लिए दो टेक्निक होती हैं। पहली टेक्निक हमारे पास लेबर इंटेंसिव टेक्निक, जिसे बोलते हैं हम श्रम प्रधान तकनीक, लेबर इंटेंसिव टेक्निक, जिसे LIT कहा जाएगा। दूसरा ऑप्शन होगा हमारे पास कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, जिसे हम CIT कहेंगे। अब जरा समझिए, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस बता दूं आपको। मैंने इंट्रो के साथ ही जब माइक्रो मैक्रो का इंट्रो करा रहा था तब मैंने आपको दोनों में डिफरेंस बता दिया था। अब हमारे पास लेबर इंटेंसिव इसलिए कहा जाता है क्योंकि लेबर मोर देन मशीनें होती हैं यहाँ पर, और यहाँ पर मशीनें क्या होंगी, लेबर से ज्यादा होंगी, तो मशीनें मोर देन लेबर। तो हमारे पास लेबर इंटेंसिव टेक्निक में होती दोनों ही चीजें, कैपिटल में सेम दोनों चीजें होती हैं, पर यहाँ डोमिनेट कौन सा करता है, हमारे पास ज्यादा मोर क्या होगा, लेबर, और यहाँ पर मोर क्या होगा हमारे पास, मशीन से। अब जरा समझते हैं, मशीनरी यहाँ होगी। अब हमारे पास अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एज अ प्रोड्यूसर आप किस टेक्निक का यूज करोगे, तो सीधे सीधे हमारे माइंड में ख्याल आएगा, अगर मैं माइक्रो लेवल की बात करें जहां पर हमारी मिनिमम कॉस्ट है, जहां पर हमारी क्या लगे, मिनिमम कॉस्ट आएगी, तो इसका गाइडिंग प्रिंसिपल पॉइंट होता है जहां पर प्रोड्यूसर की क्या लगती है, मिनिमम कॉस्ट लगती है, वो उसी टेक्निक का यूज करता है।
अगर ये माइक्रो कॉन्सेप्ट के बेस से हो गया मिनिमम कॉस्ट। अब कई राइटर ने यहाँ पर जो इसको एक बताया गया है मिनिमम कॉस्ट ना बताकर उन्होंने सीधे सीधे इकोनॉमी को कंसीडर करा है। अगर मैं मैक्रो लेवल की बात करूं तो इंडिया जैसी कंट्री को लेबर इंटेंसिव टेक्निक की बात करी जाएगी, और वहीं कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में हमारे पास कौन इसको अडॉप्ट करना चाहिए, यूएसए को। पर हमने बोला हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमें सिर्फ अपने बारे में सोचना है, तो हम उसी टेक्निक का यूज करेंगे जिसमें हमारी मिनिमम कॉस्ट हो। अगर मुझे पता है एक मंजिल का घर है जहां पर मुझे सिर्फ लेबर इंटेंसिव टेक्निक से मेरी कॉस्ट कम आएगी, तो मैं वहां कौन सी टेक्निक को यूज करूंगा, लेबर इंटेंसिव। अगर मुझे पता है कि मुझे एक विला तैयार करना है जिसमें मेरे पास क्या होगा कि अगर हमारे पास उसमें पता है कि वहां पर मशीनरी की ज्यादा यूज होगी, तो हम उस टेक्निक में, और हमारी वहां पर कॉस्ट क्या लगेगी, कैपिटल में ज्यादा लगेगी, तो कैपिटल इंटेंसिव का यूज करा जाएगा। तो ये सिलेक्शन ऑफ टेक्निक, और पहली जो प्रॉब्लम थी वर्ड टू प्रोड्यूस में हमारे पास सिलेक्शन ऑफ गुड्स की बात थी, और ये जो होती है वो सिलेक्शन ऑफ टेक्निक की बात होती है, सिलेक्शन ऑफ टेक्निक की। तो हमारे पास दोनों प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद अब हमारी जो थर्ड लास्ट वन है वो उसे पढ़ते हैं। अब हमारे पास लास्ट जो प्रॉब्लम है सेंटर प्रॉब्लम, इसे बोलते हैं फॉर होम टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। अब इसको क्लियरली समझते हैं। रिचर सेक्शन, मिडल सेक्शन, पुअरर सेक्शन, कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन, फैक्टर ऑफ इनकम, इक्वल और अनइक्वल। अब जरा इसको क्लियर करते हैं हम। हमारे पास फॉर होम टू प्रोड्यूस इकोनॉमी की थर्ड सेंटर प्रॉब्लम होती है। इकोनॉमी के अंदर तीन सेक्शन के लोग होते हैं, रिचर सेक्शन, मिडल सेक्शन और पुअर सेक्शन। अब आपके पास तीन सेक्शन के लोग हैं हमारे पास। अगर मैं बात करता हूं, अगर एज अ प्रोड्यूसर हम किसके लिए सबसे ज्यादा इनिशियली स्टेज पर किसके लिए ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, रिचर सेक्शन के लिए। एक प्रोड्यूसर सबसे ज्यादा किसके लिए प्रोडक्शन करेगा, रिचर सेक्शन के लिए। क्योंकि अगर मैं जनरल लैंग्वेज में बोलूं तो रिचर सेक्शन बार्गेनिंग नहीं करता, तो मैक्सिमाइज प्रॉफिट कहां से होगा, रिचर सेक्शन से। अगर इकोनॉमी के अंदर सिर्फ प्रोडक्शन किसके लिए किया जा रहा है, रिचर सेक्शन के लिए, तो इकोनॉमी के अंदर आ जाती है बेटा इकोनॉमिकल इनइक्वालिटी। क्या आ जाएगी, इकोनॉमिकल इनइक्वालिटी अराइज हो जाएगी। इससे क्या होगा कि इकोनॉमी के अंदर सिर्फ प्रोडक्शन किसके लिए किया जा रहा है, रिचर सेक्शन, बाकी इनके लिए प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा। तो ऐसे में क्या होगा, इकोनॉमी के अंदर इकोनॉमिकल इनइक्वालिटी अराइज हो जाती है। अब यहाँ पर गवर्नमेंट का काम है यहाँ पर वेलफेयर करना। तो इस केस में क्या करेगी, गवर्नमेंट प्रोड्यूसर के साथ डील करती है कि उनके रॉ मटेरियल पर क्या कर देगी, टैक्स को कम कर देगी, और साथ ही साथ उनके लिए सब्सिडीज को बढ़ा देगी। पर ये इसी डील पर करेगी कि वो सभी सेक्शन के लिए प्रोडक्शन करें। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर क्या करेगा, सभी के लिए प्रोडक्शन। मैंने बोला यहाँ पर एक जो प्रोड्यूसर है 20 वाला पेन भी बनाएगा, 10 वाला भी बनाएगा और 5 वाला भी। अब मैंने बता दिया आपको ये 3 पेन बनाए जा रहे हैं, 5 वाला, 10 वाला और 20 वाला। अगर मैं सीधे सीधे करूं तो आपको क्लासिफिकेशन भी क्लियर हो जाता है। तो हमारे पास जो 5 वाला पेन है उसे कौन सेक्शन परचेस करेगा, पुअर सेक्शन। वहीं 10 वाला पेन है तो उसे मिडल सेक्शन परचेस करेगा, और रिचर सेक्शन 20 वाला। अगर मैं ये बात करूं, जो 20 वाला पेन परचेस कर सकता है वो 5 वाला भी परचेस कर सकता है, पर वो ऐसा नहीं करेगा। क्योंकि यहाँ पर क्या होती है, एक सोशल स्टेटस होता है हर रिचर सेक्शन का, हर किसी पर्सन का। तो यहाँ पर सोशल स्टेटस उसका ये कहता है कि वो 20 वाला ही पेन यूज करेगा, वो 5 वाला इसलिए यूज नहीं करेगा। तो यहाँ पर हमारे पास 5 वाला, 10 वाला, 20 वाला हर सेक्शन के लिए क्या किया गया है, प्रोडक्शन किया गया है। क्योंकि सरकार ने क्या दिया है, गवर्नमेंट ने उसे टैक्स को कम कर दिया है और सब्सिडी को बढ़ा दिया है। तो ये होता है हमारे पास कॉस्ट के पॉइंट। अब आता है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स ऑफ इनकम। यहां पर क्या आता है, अब है ना फैक्टर्स ऑफ इनकम का मतलब है यहाँ इनकम को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अगर इक्वल इनकम होगी हमारे पास, तो इक्वल का मतलब है कि अगर मैं इसके पास 1000 रुपए, 1000 रुपए, 1000 रुपए, तो हम इसमें क्लासिफिकेशन ही नहीं कर सकते हमारे पास कौन सा सेक्शन एग्जिस्ट करता है, क्योंकि हमारे पास क्या है, सबके पास सेम अमाउंट है। तो इसके लिए क्या करेगा, वो सभी गुड्स के लिए मतलब सभी सेक्शन के लिए प्रोडक्शन करेगा। वहीं अगर अनइक्वल है
तो करेगा तब भी सभी के लिए, क्योंकि सरकार ने उसे टैक्स को कम कर दिया, सब्सिडी को बढ़ा दिया, पर सबसे ज्यादा किसके लिए करेगा? रिचर सेक्शन के लिए। तो ये होती है हमारी थर्ड सेंटर प्रॉब्लम। अब हमारी जो फर्स्ट प्रॉब्लम थी वो थी वर्ड्यू बर्ड्यू, जिसमें हमें पढ़ना था सिलेक्शन ऑफ गुड्स, कि हमें किस गुड्स को सिलेक्ट करना है, अगर एक को बढ़ाएंगे तो दूसरे को कम करते हैं। अब हमारे पास जो सेकंड सेंटर प्रॉब्लम थी वो थी हाउ टू प्रोड्यूस, जिसमें सिलेक्शन ऑफ गुड्स की बात करी थी, और तीसरी है फॉर होम टू प्रोड्यूस, हमें किस गुड्स किस सेक्शन के लिए कितना प्रोडक्शन करना है और कैसे करना है। अब इसके बाद हमारी आज की जो फर्स्ट क्लास हुई है 11th क्लास की, उसमें हमने 2 टॉपिक अपने कंप्लीट करे। अब ये 2 टॉपिक कंप्लीट होने के बाद हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो होगी पीपीसी की, यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। और हमारे चैनल पे बने रहने के लिए आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने जितने भी ह्यूमैनिटीज के फ्रेंड्स हैं या कॉमर्स के फ्रेंड हैं जिनके पास इकोनॉमिक्स स्टूडेंट है, आप उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं। और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए आप दिए गए डिस्क्रिप्शन को फॉलो भी कर सकते हैं, और आपको व्हाट्सएप चैनल पर आपको फ्री नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, आप उसे भी जाकर फॉलो कर सकते हैं। थैंक